सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बिल्कुल ठीक है। हफ्ते का हमारा आखिरी शो है और हमारे पास लोकल के अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ भी है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में बस डाइव इन करते हैं। सर हम सबसे पहले चलते हैं सर अमेरिका, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क और उसके दीगर जो बरोज़ हैं वहाँ पे एक मेयर का इलेक्शन जो है हो रहा है। इसके ऊपर हम पहले ही बात करें। ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो इसके अंदर एक फ्रंट रनर नज़र आ रहे हैं। अर्ली वोटिंग का अमल जो है वो जारी है एज़ वी डू द शो। और उसके अंदर तकरीबन 80,000 जो वोट है वो आज के दिन जो है वो कास्ट हुआ है अक्रॉस ऑल 5 बरोज ऑफ जो उनका एरिया है। और उसके अंदर जो अभी तक की सूरत हाल है उसके अंदर ममदानी साहब जो हैं वो आगे हैं। अब ये क्यों हम अपने शो पर डिस्कस कर रहे हैं और क्यों ये अहम है, उसकी वजह यह है कि ममदानी साहब जो हैं वो शायद न्यूयॉर्क के अंदर एक ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसने अपनी आवाज़ ना सिर्फ बुलंद की है बल्कि वो उनको इलेक्ट शायद करवा दी, क्योंकि अभी वो फ्रंट रनर है। इसके जो पहले प्राइमरी टाइप इलेक्शंस हुए थे या इसके अंदर जिसके अंदर नॉमिनेशंस हुई थी उसके अंदर भी ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर लोग जो थे वो परेशान हो गए थे कि ऐसा शख्स जो है इस एथनिसिटी का, इस रिलीजन का, इस बैकग्राउंड का वो न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है नहीं। और ये हिस्टोरिकल इवेंट है जे कि एक सोसाइटी जो कि आप कहा जाता है कि इज़राइल के बाद न्यूयॉर्क और उसके एडजेसेंट एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा यहूदी कम्युनिटी जो है, जूइश कम्युनिटी, वो रिज़ाइड करती है। तो उन्होंने तो कह दिया है कि हमारी बर्बादी की व्हीकल जो है वो ये शख्स बनेगा। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ऐसा शख्स है। हमारे लिए इसके अंदर एक थोड़ा सा एक और कल्चरल एंगल भी है कि इनकी वालदा जो है वो मीरा नायर है और जो कि एक डायरेक्टर हैं, इंडियन डायरेक्टर हैं, की फिल्में उन्होंने बनाई हैं और उनके हम वैसे बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये उनके साहबजादे हैं। लेकिन इनका पॉलिटिकल करियर जो है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपके क्रिएटिविटी जो उन्होंने डाली, जो उन्होंने शायद पेज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की बुक से लिया कि इलेक्शन जो हैं अब जीते जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और आपकी जो यंगर वोटर है वो सोशल मीडिया के ऊपर देखता है कि कौन क्या बात कर रहा है और किधर लेके जा रहा है। और इन्होंने इसी चीज़ को अप्लाई किया। इनकी कैंपेन ही सारी सोशल मीडिया पे चली और जो कन्वेंशनल मैकेनिज्म है उन्होंने बहुत कम इस्तेमाल किया। तो ये जो है चीज़ अब आने वाले कुछ दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगी। इस वक्त वो लीड में, लेकिन अगेन ये अर्ली वोटिंग है। इसके बाद कोई अपसेट हो, कोई चेंज हो तो वो उसका हम इस वक्त नहीं कह सकते। बट स्टिल ये एक बड़ी एक न्यूयॉर्क में अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए तो ये दुनिया के लिए एक देखने वाली चीज़ है कि जमहूरी निज़ाम के अंदर फिर असल में ये बात अभी तक सच है कि जहाँ मेजॉरिटी वोट करती है वहीं से लीडर निकलता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है ये और उसकी वजह ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने इनके ख़िलाफ़, ममदानी साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेनिंग की है। ट्रंप साहब एक बड़े मजबूत सदर हैं लेकिन इसके बावजूद ममदानी साहब लीड कर रहे हैं। आप ये देखें, आपने जिक्र किया कि न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा यहूदी बसते हैं, लेकिन आप देखें कि बहुत ज़्यादा यहूदियों ने न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट भी किया है माजी करीब में इज़राइली पॉलिसियों के ख़िलाफ़। सो यहूदी और जो मतलब ये जो चलाने वाले हैं इस वक्त इज़राइल की स्टेट को, ये भी इनके दरमियान में भी एक फ़र्क है। और जो न्यूयॉर्क है ये बड़ी इंक्लूसिव किस्म की सोसाइटी है। यहाँ पर आर्टिस्ट और आर्ट्स और क्राफ्ट्स और ये सारा कुछ बड़ा, मतलब आप इससे हिसाब लगाएं ना कि LA के बाद सबसे ज़्यादा फिल्में जो हैं वो न्यूयॉर्क में बनती हैं। तो जो आपके यंगस्टर्स हैं, जो जेन ज़ी हैं, जो वोट कर रहे हैं, अभी आप देखें कि जिस वक्त ये इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शंस अमेरिका के अंदर, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में आए, तो उसमें एक जो डेम्स को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो उनकी इसराइल पॉलिसी थी। सो अभी आप देखें कि क्योंकि लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि ट्रंप साहब के आने के बाद भी इसराइल पॉलिसी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। हालांकि अब उन्होंने एक सीज़ फायर करवाया है, लेकिन उस सीज़ फायर से पहले बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी जानें जो हैं वो गईं और अभी भी ऐसा शक पाया जाता है कि शायद ये जो सीज़ फायर है इसराइल इसकी पाबंदी नहीं करेगा। वो और बात है कि कल के दिन में ट्रंप साहब ने नेतन्याहू साहब के ख़िलाफ़ भी एक बयान दिया और उन्होंने
बड़े शदीद किस्म के अल्फाज में कहा है कि सख्त अल्फाज में कहा है कि अगर उसने इस डील की पासदारी ना की तो फिर मैं नेतन्याहू को भी देख लूँगा। और अगेन मतलब एक तरफ तो जाहिर है ट्रंप साहब को ये भी होगा कि जी अगर मैंने किसी चीज़ के अंदर आकर सीज़ फायर करवाया है तो उसकी पासदारी होनी चाहिए। दूसरा ये भी होगा कि न्यूयॉर्क में इलेक्शन होने को जा रहा है और बड़ा डिसाइसिव वोट इस चीज़ के ऊपर पड़ना है। तो अगेन ऑल आइज ऑन न्यूयॉर्क और बड़ा ही गेम चेंजर हो सकता है ये, बड़ा ही गेम चेंजर हो सकता है। बाकी सर आप ट्रंप साहब का देखें कि सालसी की जो इनकी मुहिम है वो रुक नहीं रही। उन्होंने जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है अफ़गान पाकिस्तान वाला, उसके अंदर भी उन्होंने बयान ज़रूर दिया है कि ये मामला जो है ये जल्द से जल्द हल होना चाहिए। और उसके अंदर वो थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया कि मैं इसके अंदर कुछ अपनी एफर्ट डालूंगा। लेकिन उसके अलावा थाईलैंड और कंबोडिया का जो है उसके ऊपर वो सिग्नेटरी हैं उनकी। तो आपको पता है थाईलैंड कंबोडिया की तो अमूमन जंग लग जाती होती है और उसके ऊपर उन्होंने किसी किस्म का एक मुआहदा किया है। दोनों ममालिक उसमें मौजूद थे और उसके साथ उन्होंने अपने सिग्नेटरी बने। ट्रंप साहब का एक साउथ ईस्ट का दौरा शुरू है जिसमें वो मलेशिया उतरे। मलेशिया में सबसे ज़्यादा मनाज़र इतने इंटरेस्टिंग थे कि आज तक किसी प्रेसिडेंट ने किया कि जब मलेशियन वफ़द ने उनको ग्रीट किया तो वहाँ पर कुछ उनका सेरेमोनियल किस्म का डांस और ट्रंप साहब ने वहाँ पर रक्स पेश किया। तो ट्रंप साहब जो है वो एक अनकन्वेंशनल किस्म के शख्स हैं और अनकन्वेंशनल किस्म की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सालसी जो है उनकी इस प्रेसिडेंसी की एक आपको मिसाल बनते हुए नज़र आ रही है कि इसका अगर आपने कभी बात होगी कि जी 2025 के अंदर ट्रंप साहब ने जब ओहदा संभाला तो उनका मौक़िफ़ मेन क्या था, वो सालसी थी जिसके अंदर वो एग्जांपल्स देते रहते हैं। तो एक पीस टाइम प्रेसिडेंट बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये इजराइल फ़लस्तीन वाली आपने बिल्कुल ठीक बताया, इजराइल जो है फिर उसकी पासदारी नहीं कर रहा। सीज़ फायर की उनका बयान भी बड़ा सख्त है। बाकी ये न्यूयॉर्क का इलेक्शन जो है ये एक बहुत संजीदा चीज़ है और हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे और जब इसका हतमी किस्म का रिजल्ट आएगा इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। एक तो ये होगा सर, आप वापस सर हम ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तान में। यहाँ भी सर काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं और सर डेंगू जो है वो अरूज पे है। कल के रोज़ हमने स्मॉग के ऊपर बात की तो डेंगू जो है उसको बुरा ना लगे तो हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सर ऐसा हुआ कि सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने फ़िगर्स रिलीज़ किए हैं और वो अक्टूबर के फ़िगर्स हैं। अक्टूबर के फ़िगर्स के मुताबिक कि आपके सिंध के अंदर लगभग 440 नए केस जो हैं वो डेंगू के आए हैं और जो 2025 के अंदर कंफर्म्ड केसेस हैं वो 1083 हैं। इसके अंदर से 188 केस जो है वो सिर्फ कराची का। तो अब आप देखें कि डेंगू जो है एक ऐसी चीज़ है लाइक स्मॉग। डेंगू हालांकि उससे पहले भी एक मामला उसके बहुत ज़्यादा चल रहे थे। हम अभी तक डेंगू से मुकम्मल तौर पे छुटकारा नहीं पा सके। और अगेन ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का एक मर्ज़ है जिसके अंदर एक डिज़ीज़ है और जो कि जानलेवा भी हो सकता है। उसकी जो दीगर चीज़ें वो सब लोगों को पता होंगी, उसके अंदर नहीं जाते। बस सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर है। अब इसके ऊपर सवाल पैदा होता है कि सिंध का क्लाइमेट जो है, सिंध की जो एक ह्यूमिडिटी फैक्टर है और सिंध के अंदर क्या वो चीज़ें हैं या हुकूमती तौर पे जो इसकी रुकावटें हैं उनकी पासदारी नहीं हो रही। तो ये या उसकी एक वजह ये होती है। दूसरा ये कि कोई इस किस्म का इस दफ़ा लार्वा जो है उसको आपने ईजी छोड़ा है तो वो अब जाके उसके अंदर से जो मच्छर जो है वो लोगों को बहुत शदीद बीमार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी संजीदा हैं और बड़ी ख़तरनाक है। जी देखें, वो आपकी बात ये भी हो सकती है कि लार्वा जो है वो इवॉल्व हो गया हो, लेकिन अभी उसके कोई शवाहिद या कम अज़ कम हमें किसी हकूमती डिपार्टमेंट से ऐसे कोई बात अभी तक नहीं मिली। जो पंजाब वाले या लाहौर वाले भी जो हैं वो इसको कैजुअली मत लें क्योंकि यहाँ पर भी बहुत केस आ रहे हैं। जहाँ तक आपने सिंध और बिलखसूस कराची की बात की, उन्होंने आपको याद होगा 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक डेंगू इमरजेंसी भी अनाउंस की थी। इसके बावजूद आप बता रहे हैं कि इतने केसेस हैं। अवाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वो कितना जो है वो इसकी तैयारी करते हैं, कितना केयरफुल रहते हैं, ये तो एक तरफ। बहरहाल इसमें सिंध हुकूमत की जो है हमें उस पर तनकीद करनी पड़ेगी। उनके जो इंतज़ामात थे वो ठीक नहीं थे क्योंकि देखें हमें जो अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है और हम इसको कोई अब 10-12 साल से डील कर रहे हैं, कम से कम 2012 से बल्कि हम इसको डील कर रहे हैं। सो हमें ये पता है कि मतलब जहाँ पे भी पानी खड़ा होता है और बिलखसूस साफ़ पानी खड़ा होता है वहाँ पर इसका लार्वा जो है वो मौजूद होता है या आ सकता है। तो उस केस में जो डेंगू स्प्रे होते हैं वो तो मौसर हैं ही, लेकिन अगर डीज़ल का भी स्प्रे वहाँ पर हो जाए तो फिर लार्वा वहाँ पर नहीं रह सकता।
सो अगर सिंध में बिलखसूस इतने ज़्यादा केसेस आए हैं और कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस इतने केसेस नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो हुकूमत है उसने इफ़ेक्टिवली काम नहीं किया। हाँ, ये बात ठीक है कि इस दफ़ा सैलाब से भी मुतासरा हैं बहुत सारे सूबे, तो उसकी वजह से भी केसेस में इजाफा हो गया होगा, लेकिन फिर वही बात कि आपको तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि या तो आपको पता ना होता। मतलब हमने बड़ी तारीफ़ की थी सिंध की सैलाब के दौरान कि सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हिट, अगर आप इस लिहाज से कंसिडर करें कि पांचों दरियाओं ने जाके वहाँ पर मिलना था, और वो जो क्यूसिक फीट के हिसाब से बहुत बड़ा रेला सिंध के अंदर गया, लेकिन हमने देखा कि माली नुकसान तो जो भी हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने बचा लिया। दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन इसकी तैयारी वो नहीं कर सके। और अगेन ये बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस तो होती ही है जब आपको डेंगू हो जाए, ये बहरहाल जानलेवा भी है। जी बिल्कुल सर। और अगेन हम ये चाहते हैं कि देखें अब इसको ना, तमाम मामलात को हम एक सूबाई तौर पे इनको डील करते हैं। हालांकि ये आप देखें तो ये डेंगू तो एक नेशनल एक इशू है, पोलियो भी एक नेशनल इशू है, तो इसके अंदर जो हमारी वफाक है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसका भी एक रोल होता है कि अगर सूबे के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मामलात और उनके जो प्रिपेयर्डनेस जिसे कह लें अगर वो कम है, तो वफाक का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसके अंदर दखल अंदाजी करे और इन चीज़ों को बेहतर करे। अब पंजाब में अंदर बेहतर है, तो अगेन ये जो मुझे एक बड़ी एक दुख होता है इस चीज़ का कि हम इस चीज़ का सेलिब्रेटरी एंगल भी लेते हैं, इसको सियासी बना देते हैं। क्योंकि देखें पंजाब में तो बड़ा डेंगू कम है, तो वहाँ पे ज़्यादा। अब आप बिलावल भुट्टो साहब की अगर आप ट्वीट उठा लें पिछले साल की, जब स्मॉग सीज़न था, वो मुझे बड़ी बुरी लगी कि उन्होंने कहा जी अगर लाहौर पंजाब में आपका जो है वो मसले बहुत बढ़ गए हैं स्मॉग के, तो सिंध आ जाएँ, यहाँ पे सिर्फ 150 कुछ है। अब ये देखें ना, ये जो है कि सूबाई लेवल की सियासत जो है, मैं समझता हूँ सियासतदान की मजबूरी, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें स्मॉग हो जाए, डेंगू हो जाए, पोलियो हो जाए, इनमें फिर ये बैरियर्स जो हैं मेरे ख्याल में इनको इस्तेमाल करना ज़रा गलत है। बस जी देखें, ये तो अब होता ही है ना। अब आपके पास इस वक्त 3 जो मेजर पार्टीज़ हैं, उन सब के पास एक एक सूबा है जी, तो उनमें से एक है जो वफाक का हिस्सा नहीं है, वरना 2 पार्टीज़ वफाक का भी हिस्सा है जी। तो ये तो जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है इवन ऑन कैलेमिटीज़, ये तो मतलब आपको अच्छी लगें बुरी लगें, ये तो होगा, बिल्कुल सर। बस सर आगे चलते हैं सर। जैसे आपने कहा कि हमारे पे इंटरनेशनल लोकल टॉपिक सारे हैं, आज बस हम अपना ना संडे का शो जो है उसके अंदर हम 1 बाय 1 खबरें कर रहे हैं, तो लोगों ने हमारे साथ कैचअप रखना है उसके अंदर। सर ये एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि हमारे शो के ऊपर हम दीगर सियासी खबरें जो हैं और सोशल खबरें जो है वो करते हैं, लेकिन हमारी बड़ी एक कल्चरल चीज़ों के ऊपर भी नज़र रहती है, और ख़ास तौर पे कंटेंट के ऊपर, और ख़ास तौर पे कंटेंट किस तरफ जा रहा है। अब ये एक वीडियो है, ये एक खातून है, इनका नाम है जमीला जमील। एक पॉडकास्ट पे उन्होंने बैठ के एक इंकशाफ किया कि कंटेंट इटसेल्फ जो है दुनिया के अंदर जो भी हो, वो ड्रामे हो, वो फिल्में हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो उसको लिख रहे हैं, जो उसको बना रहे हैं, उनके अंदर एक नई एक तब्दीली आई है। वो ये है कि एक अजम्पशन है, एक बात मान लिया उन्होंने कि जी एक शख्स जो इस वक्त टीवी देख रहा है बैठ के, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, और ये जो फ़ोन होता है वो एक वर्टिकल प्लेटफॉर्म है, तो दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, डबल स्क्रीनिंग हो रही है कि टीवी देखते हुए भी, कोई प्रोग्राम देखते हुए भी शख्स अपने फ़ोन पे है, वो मैसेजिंग कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है, रील्स देख रहा है, डूम स्क्रॉलिंग हो रही है, वो सारा कुछ साथ साथ चल रहा है। तो उनका कहना ये कि इस सारे को इनका अंदाज़ा कंटेंट क्रिएटर्स को भी है, और अब वो फिल्में और ड्रामों में उनकी जो लिखत है वो इस तरह कर रहे हैं कि लीड कैरेक्टर और दीगर कैरेक्टर्स जो हैं वो हर वक्त याद दहानी कराएं प्लॉट की ऑडियंस को, कि ऑडियंस जो है अगर पैसिवली या नीम पैसिवली एक शो को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है, लिखा जाता है इस तरह से कि ताकि उनको पता चले कि जी फॉरेन प्लॉट लाइन इस वक्त क्या चल रही है। अब ये तो एक बहुत जिसको कहते हैं डमिंग डाउन है ऑफ कंटेंट, क्योंकि आपको, मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे ऐसे शोज़ होते हैं जिनको आप 4-5 मिनट भी छोड़ दें तो आप टोटली लॉस्ट हो जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो इतनी जल्दी स्टोरी डेवलप हो रही होती है और बड़ी बड़ी माइन्यूट, बड़ी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उसके अंदर जो देखनी होती हैं। लेकिन अब कंटेंट एक और तरफ जा रहा है और मैसेज को ये चीज़ अपील करती है कि जी हम शो भी देखना चाहते हैं, साथ साथ अपना फ़ोन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये उन्होंने बात की थी और ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। जी बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ा मसला है अगेन, लेकिन दुनिया जो है, ज़िंदगी जो है वो वेव्स में चलती है।
अब एक वेव ऐसी आ गई है कि जिसमें लोग एक वक्त में एक से ज़्यादा स्क्रीन्स से कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, या एक से कंटेंट देख रहे हैं तो दूसरे में मैसेजिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अटेंशन जो है वो उस तरह से नहीं दे पाते। एक तो आपने उसमें बताया कि किस तरह से तब्दीली आई है कि वो किसी ना किसी कैरेक्टर के थ्रू हर थोड़ी देर बाद रिमाइंड करवा देते हैं कि अच्छा हो क्या चल क्या रहा है, विच इज़ चलें फिर भी थोड़ा सा बेरेबल फॉर पीपल लाइक अस। जो बाकायदा से डमिंग डाउन कह के करवाई जा रही है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड प्लॉट या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लॉट बनाना ही नहीं, उसकी वजह यह है कि लोग उसके साथ कोप अप ही नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो ध्यान है वो टोटली आपके ऊपर है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी बुरी खबर है अगेन मेरे और आप जैसे लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि जी इंटरेस्टिंग और मुश्किल किस्म का टीवी हो। आपको याद होगा हमारे बचपन में टीवी को इडियट्स बॉक्स कहा जाता था, बट इट्स नॉट द केस एनी मोर। अब तो एक बड़े मतलब हम इसमें से एजुकेशन लेते हैं, हम इसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं। सो बुनियादी बात ये है कि अब ये एक ऐसी वेव आ गई है। मुझे अच्छी तरह याद है वो जब इंडिया के जिस दौर में ड्रामे आते थे सोप ऑपराज, जिसमें वो ढां 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 और वो जूम इन जूम आउट और डिश 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 होता था सारा। तो मुझे एक शख्स मिले जो कि ये बनाते थे, मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हम इसलिए करते हैं कि ये जो सोप ऑपराज हैं ये ख़वातीन के लिए होते हैं। ख़वातीन जो हैं वो अमूमी तौर पर सिर्फ, और वो ख़वातीन भी अमीर नहीं मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास के लिए होते हैं, और वो अमूमी तौर पे किचन में भी काम कर रही होती हैं, घर की सफाई भी कर रही होती हैं, बिल्कुल, और साथ उन्होंने टीवी भी लगाया होता है। सो हम जब डिश 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 करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होने लगी है, तो जो कर रहे थे वो छोड़ के आके वो बस 1 मिनट देख लो, उसके बाद वापस अपने काम पे चले जाना। सो देयर इज ऑलवेज मेथड बिहाइंड मैडनेस। तो अब ये भी जो हो रहा है ये भी एक वेव है, ये कुछ अरसे में गुजर जाएगी, लेकिन उस अरसे में आपको अच्छे शोज़ कब मिलेंगे? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब आप एक टाइम पीरियड निकालते हैं 4, 5, 6, 8, 10 सालों का, उसमें लॉस्ट भी आ रहा होता है, उसमें हाउस एमडी भी आ रहा होता है, ओवर 8 जो रेटिंग होती है उसके कोई 10-20 शो आ रहे होते हैं, और फिर आप एक डेकेड निकालते हैं तो उसमें आपको गिने चुने शोज़ उस तरह के मिल जाते हैं। सो ये वेव है, ये वेव चलती रहेगी। बिल्कुल सर, वेव चलती रहेगी। और अगेन देखें, जैसे हमने पहला जो अपना टॉपिक डिस्कस किया कि मैसेज जो हैं वो डिक्टेट करती हैं फिर पॉलिसी। अब ये पॉलिसी साजी है ना, पॉलिसी चेंज है, वो किसी सियासतदान करे या कोई पार्लियामान करे या कोई टीवी चैनल वाला करे, है तो पॉलिसी साजी। तो उसके अंदर उन्होंने फिल वक्त ये पॉलिसी इख्तियार की हुई है इनके मुताबिक, और हमें नज़र भी आ रहा है कि ऐसे है। तो इसका मतलब है मैसेज जो है वो अब ऐसी हैं। अब आपका मेरा वक्त कब वापस आता है वो वक्त बताएगा। पर यहाँ पर जाते हैं ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट में सर एक फ़ैसला आया है। जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़ों का एक फ़ैसला दिया है। ये बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसले को कलअदम करते हुए उन्होंने कुछ बातें की हैं जो कि पर्टेन करती हैं निकाह को और शादी को। उन्होंने औरतों की हद तक 2-3 बातें की हैं, उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एक तो उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि दूसरी शादी के ऊपर जो खुला का एलिमेंट है और डिवोर्स का एलिमेंट इजाज़त के बगैर, उसकी उन्होंने वजाहत की है। और वो वजाहत लिंक्ड है दूसरी हमारी बात से, जो कि है कि जो जिस्मानी तशद्दुद है, अब सिर्फ वो जो है अगर एक खातून क्लेम कर रही है तो वो एक बुनियाद नहीं बन सकती एविडेंस की किसी केस के अंदर। अब आपका नफसियाती तौर पे अगर आप पे किसी किस्म की चीज़ हुई है, गाल गलोच हुई है घर के अंदर, या आपको किसी तरह आपको मेंटली टॉर्चर किया गया है, तो वो भी अब इन केसेस के अंदर एडमिसिबल है खातून की तरफ से, जिसको वो बता सकती हैं। तो ये सर एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जिसके अंदर एक ख़वातीन के लिए एक और एवेन्यू खुल जाता है, जिसके अंदर अगर उनको घर के अंदर जिस्मानी तशद्दुद जो है वो अगर ना भी हुआ हो, लेकिन वो ये चीज़ प्रूव कर दें कि जी मेरे साथ इस तरह से ज़्यादती हुई है कि मेरे रिडिक्यूल कह लें उसको, गाल गलो जैसे मैंने पहले कहा वो कह लें, नफसियाती तौर पे अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो उसको वो कोर्ट में एज एविडेंस ला सकते हैं, और इसकी बिना पर भी औरत जो है अपने जो हक हैं वो क्लेम कर सकती है।
जी बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा जिस तरह से आपने कहा कि ये बात है। वैसे तो अगेन वो जस्टिस कियानी साहब जो है ना, उनका आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने शायद एक इस किस्म का बयान दिया था कि जी वो लाइक जजेस भी हैं और ना लाइक जजेस भी हैं। अब ये बात हमने नहीं की, उन्होंने की है। सो अब अगेन अगर वो किसी उस तरह के जज के पास कोई केस चला गया है और उसने कुछ कोई अजीब सा फैसला दे दिया है, तो जिसकी वजह से बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, तो वो एक अलहदा इशू है। अदरवाइज़ तो देखें कि जहाँ तक ये वाला मामला है ना, कि ज़ाहिर है जिस्मानी टॉर्चर तो एक चीज़ है ही है, जो मेंटल टॉर्चर है वो अब उसकी बुनियाद पे अगर डिवोर्स ली जा सकती है, बड़ी अच्छी बात है। इस तरह का फ़ैसला आना कि वो रीअश्योरिंग होता है, वो लोगों को अब इस फैसले की बुनियाद पर हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो दोबारा से सुनेंगे, वो दोबारा सुनेंगे तो एक रीअश्योरेंस होगी। बट अदरवाइज़ तो आप देखें ना कि खुला का जहाँ तक मामला है, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मतलब जो हमारी ऑडियंस हैं वो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूँ। मतलब एक खातून अगर जाके अदालत में कहें कि जी मैंने किसी सूरत इस शख्स के साथ नहीं रहना, मतलब मुझे ये पसंद ही नहीं है, अब मतलब ये मुझे टॉर्चर किसी तरह से भी नहीं करते, लेकिन अब बस मेरा नहीं है दिल इनके साथ रहने का, तो खुला तो नहीं रोकी जा सकती, खुला तो मिलेगी मिलेगी। अगर एक खातून नहीं रहना चाहती तो नहीं रहना चाहती। जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि वो नई एक बात है, और वो ऐसे है कि पहले क्या था कि जी आप अगर कोई मर्द दूसरी शादी करना चाहता है या तीसरी शादी करना चाहता है, इजाज़त लेकर, तो अपनी पहली बीवी या बीवियों से इजाज़त लेकर वो करेगा। और अगर उसने इजाज़त नहीं ली हुई और उसकी जो पिछली बीवी है वो अदालत चली गई है, तो फिर उसके नतीजे में उसके जो हस्बैंड है उसको फ़ाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन उसमें यह था कि मतलब ये फ़ाइन या जेल या दोनों चीज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन जो आपके क्या हैं जो दोनों निकाह हैं वो कायम रहेंगे। अच्छा, अब इसमें यह भी कह दिया गया है कि जी अगर वो खातून आके ये कहे कि जी मैंने अब क्योंकि इसने इजाज़त नहीं ली थी तो मैंने अब इसके साथ नहीं रहना, तो ये भी एक वजह है जिसकी बुनियाद पर खुला मिल जाएगी। अगेन बड़ी अच्छी बात है उस तरह से कि रीअश्योरेंस के लिए। बट अदरवाइज़ मेरा ये ख्याल है कि अगर एक खातून ये फ़ैसला कर ले कि उसने किसी के साथ नहीं रहना, तो फिर उसको कोई भी कानून ज़बरदस्ती रोक नहीं सकता रहने के लिए साथ। हाँ सर, अगेन ये तो होगी जो कानूनी बातें हैं। अब इसके अंदर असल में इन फैसलों का हमारा भी मकसद बात करने का ये है कि एक तो आगाही हो माशरे के अंदर कि जी इस किस्म के फ़ैसले हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से हो रही है, मतलब उसके बाद कोई अदालत और रहती नहीं है, तो ये फ़ाइनल एक किस्म का फ़ैसला होता है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स जो है कोई औरत जो है उनके ऊपर किसी किस्म की इस किस्म की चीज़ हो रही है और वो ये अपने हकूक़ जो हैं उनको उनका इल्म ही नहीं, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले होते हैं ये उस चीज़ के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं कि किसी को समझ आ जाए कि जी ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब अगर कोई वे आउट ढूंढ रही हैं तो उनके पास वे आउट होना चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। और इसमें एक और चीज़ बुनियादी तौर पे कि अब सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला आ गया है तो अब इसको डाइग्रेस कम से कम कुछ अरसे के लिए जो मातहत अदालतें हैं वो नहीं करेंगी। और अगेन वो फिर ज़ाहिर हर चीज़ केस टू केस होती है। केस लॉ की खूबसूरती ये है कि वो हर वक्त इवॉल्व हो रहा होता है, और ये भी उसकी एक मिसाल है। और उसके अंदर ये है कि अगर एक चीज़ एक मसला बहुत देर से चल रहा है, लेकिन उसके अंदर किसी ने भी उसकी ना क्या कहना चाहिए कि पहल नहीं की कि जी इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए। सर सुप्रीम कोर्ट तक सर आप छोड़ें कि एक खातून खुद से लेके जाए और 7, 8, 10 साल एक केस लड़े, ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ऐसी खबरें हमने डिस्कस भी की हुई हैं शो के ऊपर। बड़े लोग जो हैं वो जो इख्तियार भी रखते हैं और जिनके पास रकम भी होती है वो भी नहीं इस चीज़ को करते कि जी छोड़ो जी आउट ऑफ कोर्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। तो किसी को इस सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना भी ये भी एक सर्विस है, आप समझें, जो बाकी ख़वातीन के लिए को कर रहा है कि जी एक फ़ैसला आ जाए ताकि उसकी बुनियाद पे बाकी लोअर कोर्ट्स के अंदर भी आप इस मामले को लेके जा सकते हैं। और फिर अगर और लोग मोटिवेट होते हैं कि जी छोड़ें कि जी यहाँ से, जैसे ये मैंने कहा पेशावर की हाई कोर्ट का एक फ़ैसले की ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में ये बात की थी जिसके तहत ये फ़ैसला आया 17 सफ़ों का, तो ये एक बात अच्छी है। और इस किस्म के और केसेस अगर होंगे तो मज़ीद फिर इस कानून के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो आपके सामने आएंगी और वो तब्दीलियाँ जो है बेहतरी के लिए आएंगी। जी बिल्कुल, यकीनन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि
जो खातून सुप्रीम कोर्ट तक अपने केस को लेकर गई हैं, हमें उनको भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। जितना कमाल जज साहिबा का है ये फ़ैसला देने में, उससे शायद ज़्यादा कमाल उन खातून का है कि वो जस्टिस को परस्यू करती रहीं और उन्होंने जब तक इंसाफ ले नहीं लिया वो उससे पीछे नहीं हटी। ये वाकई पाकिस्तान जैसे मुआशरे में बहुत बड़ी बात है। और ये एक हम इस स्पेसिफिक केस की नहीं बात कर रहे, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ख़वातीन जो है वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, खराज तहसीन हम पेश करते हैं। अच्छा सर आगे चलते हैं। सर अब आ जाएँ सर, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे सर, अब ज़रा पंजाब पुलिस पे आ जाए। तो सर पुलिस को सर पेट्रोलिंग की मद में से करोड़ों रुपए जो है फ़ंड जारी किए गए हैं सर। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है CCPO लाहौर को सर 30 करोड़, CTO लाहौर को 6 करोड़ 80 लाख और सर CPO मुल्तान को 6 करोड़ जारी किए गए हैं सर। ये अच्छी चीज़ है सर। आपको पता है पेट्रोलिंग जो है वो कॉर्नर स्टोन है सर हमारी सोसाइटी का। उसके अंदर हमारी जो पुलिस जब तक सर ये भी देखें ना आपके, हमें पुलिस नज़र आती रहती है, ऐसा ना होना कोई एक दिन है जब हमें पुलिस ही नज़र आए तो सर घबराहट पैदा हो जाएगी लोगों को सर, एक परेशानी का आलम हो जाएगा कि जी पुलिस किधर गई है हमारी। और उनसे एक रिलेशनशिप जो है, ये मैं कहने में मुझे कोई किस्म का ना डर है ना किसी किस्म की मैं गलत बात कर रहा हूँ कि अवाम, पंजाब की अवाम का पंजाब पुलिस से रिलेशनशिप को अच्छा नहीं है, बड़ा डिसफंक्शनल रिलेशनशिप रहा है। आपकी जवानी का ट्रॉमा उसके अंदर आ सकता है, आप किसी भी एज की हों तो पंजाब पुलिस से आपका पाला पड़ सकता है। और पंजाब पुलिस ने टू देयर क्रेडिट अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए बड़ी कोशिशें और काविशें की हैं। अलबत्ता उनकी नाकामी जो है वो भी वाज़ेह है और उनकी लेकिन सर्विस जो है, और मैं हमेशा कहता हूँ हम पुलिस के एंगल से कभी सोचते नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव बात करनी चाहिए। उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो कितनी आसान नहीं है, फ्रंट लाइन पे वो जाके हमारे पुलिस के जो लोग हैं वो किसी मसले को हल करते हैं। अभी ये TLP वाला जो सारा मामला है आपके सामने, उसके अंदर पंजाब पुलिस सामने थी। फिर वो वाली बातें भी जो पंजाब पुलिस ये भी करती है वो भी करती है, वो सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं। पेट्रोलिंग अलबत्ता एक चीज़ है जो हमेशा से पंजाब पुलिस के जो भी मसले हैं वो मंजर आम पे रही है कि जी वो सेंटरों से लेके अब जिस गाड़ी पे वो मौजूद हैं और डॉल्फिन फोर्स बीच में आ जाए और जो बाकी आपकी फोर्सेस क्रिएट हुई थी, पेट्रोलिंग उसका एक एंगल है, उसके अंदर करोड़ों रुपए जो है वो मज़ीद डाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पुलिस जो है वो जैसे कि आपने बताया, मतलब उनकी जो ड्यूटियां हैं वो डॉक्टर्स से भी लंबी हैं, तो ये भी एक मसला है। सो उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ तक पेट्रोलिंग का ताल्लुक है ना, इसमें जब भी सालाना एक दफ़ा ये बहस छिड़ती है और पुलिस आगे से कहती है कि जी हमारी गाड़ियाँ बड़ी पुरानी हैं और इस वजह से वो तेल बहुत ज़्यादा खाती हैं, हमारी अगर आप गाड़ियाँ नहीं कर दें तो आपका ये बजट कम हो जाएगा और ये जो हमें बजट सरकार देती है ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, हम तो पूरा साल इसमें गुजार ही नहीं सकते, उसके बाद तो हम पता नहीं कैसे पैसे अरेंज करके अपनी पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। मतलब ये भी वैसे खैर एक थोड़ी सी सस्पिशस सी बात है कि जब पैसे ख़त्म तो ख़त्म, आपने कैसे पैसे अरेंज कर लिए पेट्रोलिंग जारी खुद से ही क्राउड फंड करके तो ये एक मसला है। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता कि कितना अरसे तक पेट्रोलिंग जो है वो एक फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि इस वक्त आप ये देखें कि वो जो एक नाका लगता होता था वो तो बिल्कुल यूज़लेस हो चुका है। मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि कब वो यूज़फुल था, अब तो इसलिए यूज़लेस हो चुका है कि अगर आपने, आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ लीगल और नॉट, बट नाउ इट्स मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग कि आप ना गूगल मैप्स ऑन करके जा रहे हैं तो आपको वो लड़की जो है वो बता देती है कि 300 मीटर आगे नाका है, आपने उस तक जाना है या उससे पहले यू टर्न लेके कोई दूसरा रास्ता अपनाना है। सो नाके तो अब यूज़लेस हो चुके हैं। किस दिन वो आपको ये भी बताना शुरू कर देगी कि एक गश्त करती हुई पुलिस की गाड़ी अगले राइट पे या अगले लेफ़्ट पे है, तो उसके बाद आपने क्या रद्द-ए-अमल, लाहे-अमल आपने ज़िंदगी का रखना है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का, अब उसकी तरफ सोचने की ज़रूरत है। सर बिल्कुल। हम इस जो आपने ये इंकशाफ किया सर आज शो पे कि यहाँ पे आपको पहले से बता दिया जाता है कि नाका लगा है, इसकी और मज़ीद बात करते हैं, यहाँ पे जाएंगे ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले आप बता रहे थे सर कि आप गूगल मैप्स और बाकी दीगर जो GPS की चीज़ें हैं उनके ऊपर ये इंडिकेशन आ जाती है कि पुलिस का नाका किधर लगा हुआ है या ऑब्स्ट्रक्शन अगर कह लें उसके जो भी,
ये बिल्कुल चीज़ें जो है उसके अंदर आती हैं। लेकिन इसके अंदर ज़ाहिर है आवाम का बहुत बड़ा रोल है। कोई शख्स, कोई शरीफ आदमी जो है वो जो नाके पे अगर फंस गया हो तो वो खुद ही वहाँ पे लिख दे कि जी यहाँ नाका है, बाकी अपने बहन भाइयों के लिए वो ये सर्विस कर दे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन सर मेरा इसके ऊपर एक बड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा तो अपना ख्याल है कि पुलिस वालों को अज़ खुद इस सर्विस को इस्तेमाल करना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि जी आज के रोज़ हम जो हैं फ़लाने इलाके पे नाकाबंदी कर रहे हैं ताकि आपका तहफ़्फ़ुज़ जो है बेहतर किया जा सके। उसकी वजह यह है कि सर देखिए, नाके पे जाने की दो ही तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप वहाँ गलती से पहुँच जाएँ और आपको रोक लीजिए। दूसरा, वाकई में आप किसी मसले में हो, सड़क पे हो और मसले में हो, और आप उस वक्त 15 को फ़ोन करके थाने तो नहीं जा सकते, आप तो सड़क पे। तो ये एक सर्विस होनी चाहिए पुलिस की तरफ से। अगर तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है और अगर आपने अपना जो रिलेशनशिप है बेहतर करनी है अवाम से, तो मेरे ख्याल में तो ये सर्विस पुलिस को इसको तस्लीम करते हुए ख़ुद देनी चाहिए कि जी आप अपने गूगल मैप्स पे लगा लें और हम आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हम किधर मौजूद हैं, ताकि सड़क के ऊपर या घर के बाहर भी आपको कोई मसला हो तो फ़ौरन किसी को पता हो जी कि इधर नाका लगा हुआ है और हम जा रहे हैं पुलिस के पास। सर अब देखें ना, हर जगह जो है ऐसे तो नहीं है ना कि जी अगर आपका मसला जो है वो ऐसे रिमोट इलाके में हुआ है जहाँ पे आपकी दूर दूर तक थाना जो है वो है, और 15 को भी अगर आप फ़ोन करें तो उनको टाइम लगा आते हुए। लेकिन नाकाबंदी तो एक मोबाइल चीज़ है ना, और वो अगर जगह जगह हो रही है तो उसकी इतला जो है वो आवाम तक होनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट है जी बिल्कुल। अब देखें ना कि जो होता है ना कि शहर से अमूमी तौर पर निकलने और दाखिल होने के एक दो रास्ते ही होते हैं, सो उसके ऊपर जो नाकाबंदी है उसकी तो समझ में आती है। जो सड़क के, जो शहर के अंदर नाके होते हैं, अगेन पहले उसके भी फ़ायदे होते होंगे। अब जैसे कि मैंने बताया है कि गूगल मैप आइडेंटिफाई कर देता है, तो शायद अब चोर डाकू उसमें उस रास्ते को अवॉइड कर लें। ये जो आपने तरीका बताया है ये वाकई इस लिहाज से अच्छा है कि जी आप करीबी तरीन, जिस तरह आप अमूमी तौर पे करीबी तरीन थाने पहुंचने की कोशिश करते हो, तो अगर आपका नाका कोई उससे भी ज़्यादा करीब है तो आप उधर चले जाओ अगर आप किसी मसले में हो। बाकी ये जो तो नाका है जिस पे पुलिस वाले मौजूद हैं उसका तो कोई ना कोई फ़ायदा होता होगा, लेकिन ये जो कभी कभी एक सड़क के ऊपर बैरियर लगा के छोड़ के चले जाते हैं, ना उधर बंदा होता है ना कुछ, बस वो एक बैरियर होता है जो कि ट्रैफिक स्लो कर देता है, उसकी भी आज तक समझ नहीं आई। सो उसको ज़रा प्लीज़ देखें। बिल्कुल। और जो गैर कानूनी नाके जो 2-4 लोग मोटरसाइकिल पे खड़े होकर लगा लेते हैं, उसको भी पुलिस वालों को खुद डिस्करेज नहीं है। बल्कि मैं यह बता दूं तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं कि अगर आपको ऐसी जगह पे रोका जाए जहां पे बाकायदा तौर पे पुलिस की गाड़ी और आपके कुछ सीनियर अफसर ना मौजूद हों, तो वो नाका जो है वो इलीगल है। आप देखिए नाके भी सर कुछ कानूनी सर उनकी शराइत है जो पूरी करते हुए नाकाबंदी होती है। कोई भी शख्स पुलिस की वर्दी पहन के एक मोटरसाइकिल पे खड़ा हो जाए और आपसे तलाशी लेना चाहे तो आपका पास ये हक, आपका हक है कि आप चेक करें, उसको वेरीफाई करें कि जी आप किधर से आए हैं, कहाँ से आए हैं, और आप वहाँ इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे आदत नहीं, क्योंकि सर अगैन मैंने कहा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो रिलेशनशिप बेहतर करने की ज़रूरत है। होपफुली ये पेट्रोलिंग बजट जो है उसके अंदर कुछ मदद करेगा। सर आखिरी खबर सर आज ही कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है सर। सर आपसे मुझसे सर बहुत गलती होगी सर कि सर हमने टमाटरों में इन्वेस्ट नहीं किया सर। मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। इस वक्त फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। बहुत एक संगीन मसला है, और टमाटर जो है सर आप देख लें हमारी तमाम जो कुकिंग है उसके अंदर एक बड़ी एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। तो सर आप सिर्फ पिंडी की हद तक बात कर लें, वैसे तो ये एक पंजाब भर में एक मसला है कि वहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर जो है 370 से 400 रुपये किलो टमाटर की कीमत जा चुकी है, और इसके ऊपर मीम्स भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। और इसके अंदर जो बाकी इलाके हैं उनके अंदर कुछ बेहतरी आई है। ये रेट 600 रुपये तक भी गया है, तो 600 से अभी हम 370 से 400 के ऊपर आए हैं। और ये सर एक आम शख्स के लिए ये बड़ी एक अनअफोर्डेबल प्राइस है। ये कोई आम शख्स इस चीज़ को इस तरह टमाटर नहीं ख़रीद सकता। और अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर तो हमारे टमाटर एक यूनिक चीज़ होती है, एक लग्जरी की तरह चीज़ होती है। टमाटर तो है ही महंगा, लेकिन हमारे खानों में वो डलता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आपकी कई चीज़ों की जो बेस है वो टमाटर से बनती है। तो इसकी कीमतें जो हैं जो इतनी ऊपर हो गई हैं,
इसके ऊपर हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए सर, ये जो इसकी कीमतें ऊपर गई हैं उसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो तो पाक अफ़गान जो इस वक्त ताल्लुकात हैं वो हैं। जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक बड़ा मुश्किल है कि इसकी प्राइस नीचे आ सके। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि ये ताल्लुकात जल्द से जल्द ठीक हों। इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो मुज़ाकरात कामयाब हों। सेकंड टियर के मुज़ाकरात जारी हैं अभी। एग्जैक्टली। बाकी आपने वो भी बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि इसके ऊपर मीम्स बहुत बन रही हैं। मैं खुद इस पे ये सोच रहा था कि अभी आप किसी अंडा शामी वाले के पास जाएं, अगर उसने प्राइस नहीं बढ़ाई और अभी भी आपको वो बेतहाशा केचप दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें टमाटर इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। और सर जाहिर है हमें यहाँ पे ना बहुत चीज़ों की अल्टरनेट कुकिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अपने आप को जो है वो जो आदतें पड़ी हुई हैं उनको बदलना पड़ेगा। आगे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ ज़्यादा हो जाएंगी, कुछ शॉर्ट हो जाएंगी। क्लाइमेट चेंज, इंपोर्ट बिल्स, बेतहाशा इस तरह के मसाइल हैं। और मुझे याद है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, ऑल पावरफुल थे वो, उनके पास 2-2 कुर्सियाँ थीं और उन्होंने एक पूरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि टमाटर महंगा हो गया तो क्या हुआ, दही डाल लो। वो बड़ा अजीब सा लगता था कि कितना पावरफुल आदमी बैठ के जो है रेसिपीज़ बता रहे हैं। लेकिन वो खैर उनको तो आना भी तब पड़ा जब उनको पता नहीं कितने अरसे बाद पता लगा कि हुकूमत जो उनको रेट लिस्ट दिखाती है वही गलत है। तो बहरहाल अब आज के दौर में मतलब ये कुकिंग ऑयल हो गया, टमाटर हो गए, दीगर और चीज़ें हो गई, ये अभी बहुत फ्लक्चुएशंस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो अब ज़रा आदतें डालें कि अब आपने जो है ना किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन भी पूरी रखनी है, 2 मील्स भी करने हैं, और किस तरह से जब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, अवेलेबल नहीं होंगी, तो आपने मेक शिफ्ट इंतज़ाम क्या करना है। मेक शिफ्ट इंतज़ाम क्या करने से बिल्कुल सर, इसके अंदर थोड़ा सा हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग आपकी जहाँ टमाटर की काश्त हो रही थी सैलाब से भी मुतासर हुई, वो कई जगहें जो हैं अलबत्ता, और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उनका बयान है कि जी बिल्कुल हुई हैं, लेकिन काश्तकार जो है उसको फिर रिकल्टिवेट करने के प्रोसेस में है। हुकूमत उसको मदद कर रही है नहीं कर रही है एक अलग बात है। हुकूमत किसी भी मद में जिसकी फसलें उड़ गई हैं और ख़त्म हो गई हैं उनको मदद कर रहा है नहीं कर रहा, इसके ऊपर हमारे पास कोई मुकम्मल तौर पे बयान नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर अभी तो फ्लड रिलीफ जो है एक ऑन गोइंग चीज़ है। अभी तो उनकी डिसलोकेशन की रिलोकेशन जो है वो जारी है। तो ये फसलों पे कब तक आते हैं, कौन सी फसलें जो हैं वो काश्त हुई हुई उजड़ गई, उनको फिर से काश्त करना वहाँ पे अगर मुमकिन भी है नहीं है, मुतबादिल उनकी जगह उनको फराम की जाएंगी नहीं की जाएंगी, लोगों का नुकसान हुआ है वो क्या होएगा। तो ये आपने जैसे कहा कि ये फ्लक्चुएशन अभी आएगी, और फल के अंदर भी हमें ये सिचुएशन नज़र आ रही है। तो इसके अंदर जाहिर है फिर डेवस्टेशन जो है और इस किस्म की डिज़ास्टर्स जो हैं उनके बाद फिर आवाम जो है वो बिल्कुल सफ़र करती है, और सफ़र जो है वो करती जाती है, क्योंकि इसके असरात फिर कई देर रहते हैं, ये बल्कि मामूली से नहीं होते। जी बिल्कुल। अभी तो देखें ना सिल्टिंग है, अभी तो कोई नई काश्त की ही नहीं जा सकती, मतलब अभी तो बीज ही नहीं लगाया जा सकता। इस वक्त तो हालात ये हैं, ये कितनी देर में रिहेबिलिटेशन शुरू होगी, उससे पहले क्या हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इजाज़त देता है इंपोर्ट करने की, हमारे जो हालात हैं अफ़गानिस्तान से ये कितने अरसे में नॉर्मलाइज होते हैं, ये सारे वो सवाल हैं जिनका फौरी तौर पर जवाब हमारे पास नहीं बिल्कुल नहीं है सर। और अगेन हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये मामला हुकूमत के लिए भी कोई इतने आसान नहीं, जैसे मैंने कहा नेचुरल जो डिज़ास्टर होती हैं उनके अंदर हुकूमत जो है वो एक हद तक चीज़ें कर सकती है, उसके बाद फिर उनको बड़ी क्रिएटिव सलूशंस निकालने पड़ते हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं हमारी तमाम हुकूमतों से, सूबाई और वफाक से, कि वो चीज़ें सोच रहे होंगे और कर रहे होंगे, और आवाम असल में जो है उनको किसी किस्म का रिलीफ मिलना चाहिए। बाकी सर वक्त ख़त्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।